Hello students, welcome to my channel Medical with Nursing Officer and today's topic is scope of nursing research. ठीक है, एंड प्रॉब्लम्स इन रिसर्च. सो दो टॉपिक हम कवर करेंगे. एक तो नर्सिंग रिसर्च का स्कोप क्या है और रिसर्च करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं. सो स्टार्ट करते हैं. उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को पूरा देखिए. साथ ही चैनल को बेल आइकन को भी प्रेस कर दे और शेयर करें विद योर फ्रेंड्स. रिसर्च का इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो जा चुका है तो उसको आप पहले देखें. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको पहले देखिए, तभी आपको समझ आएगा कि रिसर्च क्या होती है. देन आप समझेंगे उसका स्कोप क्या है. सो स्कोप जो है नर्सिंग रिसर्च में 4 जगह पर है. क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिसेस में होता है, हेल्थ सिस्टम एंड केयर सिस्टम केयर आउटकम में, नर्सिंग एजुकेशन में एंड नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन. 4 स्कोप है नर्सिंग में रिसर्च के. फर्स्ट इज़ योर रिसर्च इन क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिसेस. सो नर्सिंग प्रैक्टिसेस में रिसर्च किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है, क्या स्कोप है इसका, क्यों नर्सिंग प्रैक्टिसेस में रिसर्च की जाती है. सो ये क्या करती है कि हेल्थ प्रमोट करने में और डिजीज़ के प्रिवेंशन में हेल्प करती है. ठीक है. नेक्स्ट, पेशेंट की सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर को इम्प्रूव करती है रिसर्च. क्योंकि जो अब हम रिसर्च करेंगे तो उससे अगर हमें पता चला है कि पुरानी जो रिसर्च हुई है उसमें ये पता चला है कि हम जब बीटाडीन से हम किसी घाव को क्लीन करते हैं तो वहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, वेदर कि हम उसको नॉर्मल से विदाउट बीटाडीन और विदाउट किसी चीज़ से ऐसे ही ड्राई क्लीन कर दें. तो ये हमें रिसर्च से अगर पता चला है तो अगर हम उसको अप्लाई करेंगे, हम बीटाडीन से क्लीन करेंगे या नॉर्मल सलाइन से क्लीन करेंगे तो वो एरिया अच्छे से क्लीन हो जाएगा. तो इस तरीके से हम क्वालिटी ऑफ हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर अच्छे से हो सकती है, पेशेंट की सेफ्टी हो सकती है, प्रमोशन होगा एंड रिस्क रिडक्शन होगा, इंटरवेंशन ऑफ हेल्थ वल्नरेबल ग्रुप्स का, पेशेंट सेंटर्ड केयर एंड केयर कोऑर्डिनेशन, पैलिएटिव एंड ऑफ लाइफ केयर. ठीक है. सो रिसर्च क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिसेस में इस तरीके से हेल्प करेगी. प्रमोशन ऑफ द हेल्थ, हेल्थ का प्रमोशन होगा और ओल्डर पीपल में. ठीक है. ट्रीटमेंट कंप्लायंस एंड एडहेरेंस टू ट्रीटमेंट एंड होम केयर एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग केयर प्रैक्टिसेस कहीं ना कहीं इंक्रीज होंगी और अच्छे से केयर प्रोवाइड कर पाएंगे हम पेशेंट को. सो क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिसेस में रिसर्च इंपॉर्टेंट है हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, हेल्थ स्टेटस को एंड ऑफ लाइफ केयर प्रोवाइड करने के लिए, पैलिएटिव केयर प्रोवाइड करने के लिए, इस तरीके से. अब नर्सिंग एजुकेशन में रिसर्च किस तरीके से हेल्प करती है. नेक्स्ट है आपका नर्सिंग एजुकेशन. सो नर्सिंग एजुकेशन में क्या होता है कि टेस्टिंग द इफेक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द ओल्ड टीचिंग मेथड. जो पुराने टीचिंग मेथड है वही चलते आ रहे हैं, तो अगर आप उसमें चेंज नहीं करेंगे तो जो आपका एजुकेशन पैटर्न है वो इम्प्रूव नहीं होगा. वो इम्प्रूव नहीं होगा तो प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज कम प्रोवाइड होगी या फिर थ्योरेटिकल बेस्ड नॉलेज कम प्रोवाइड होगी नर्सेस को, तो फिर आगे वो प्रॉब्लम होगी, है ना. सो इसीलिए क्वालिटी ऑफ जो एजुकेशन है उसको ठीक करने के लिए हम रिसर्च करते हैं नर्सिंग स्टडी में. देन अगर हम रिसर्च करेंगे तो उससे क्या होगा कि एनहेंस द साइकोमेट्रिक डोमेन ऑफ लर्निंग अमंग नर्सिंग स्टूडेंट इन क्लिनिकल प्रैक्टिस. दैट इज स्किल्ड नर्सिंग कैन बी स्किल्ड स्किल्ड नर्सिंग कैन बी प्रोड्यूस इन द कंट्री. सो दैट कि जो नर्सेज प्रोड्यूस होंगी अब वो स्किल्ड होगी. ठीक है. स्किल उनमें होगा पूरा, क्योंकि जब उनको जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो सही प्रोवाइड की जा रही है इसकी वजह से. नेक्स्ट इज एक्सटेंड द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रिक्वायर्ड. क्योंकि नर्सिंग में जो है डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, तो अगर हम रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा कि कहाँ पर लैक ऑफ द डिसिप्लिन था, तो हम वहाँ पर डिसिप्लिन को कर कर पाएंगे जिससे कि लर्निंग एजुकेशन इम्प्रूव हो पाएगी स्टूडेंट की. ठीक है. वैसे ही बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन लाइफ होती है. नेक्स्ट इज प्रमोटिंग क्लिनिकल एंड क्लासरूम लर्निंग अमंग नर्सिंग स्टूडेंट. ठीक है. क्लिनिकल लर्निंग भी और क्लासरूम लर्निंग भी दोनों को ही प्रमोट करना है, क्योंकि क्लिनिकल लर्निंग से आपके प्रैक्टिकल अच्छे होंगे और क्लासरूम लर्निंग से आपकी थ्योरेटिकल बेस्ड नॉलेज को इन्हेंस किया जा सकता है. नेक्स्ट इज रिफाइनिंग एंड जनरेटिंग इवेल्यूएशन मैथड टू जज द एफिशिएंसी ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. ठीक है. सो इस तरीके से नर्सिंग एजुकेशन में रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मेन एम है नर्सिंग एजुकेशन का वो क्या है कि कॉन्टीन्यूस स्किल्ड नर्सिंग मैन पावर को प्रोवाइड करना टू दी हॉस्पिटल और टू दी कंट्री, ताकि कंट्री में जो हेल्थ का स्टेटस है वो सही हो पाए. ठीक है. सो स्कोप ऑफ नर्सिंग जो है जो स्कोप ऑफ नर्सिंग एजुकेशन है रिसर्च में वो डेवलप करता है कि एजुकेशनल टेक्निक्स जो है, एजुकेशनल प्लानिंग है, क्लासरूम टीचिंग है, लर्निंग एक्टिविटीज़ वो हम अच्छे से प्रोवाइड कर पाएँ. नेक्स्ट थर्ड इज रिसर्च इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन. अब एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरीके से हेल्प करता है ये.
एडमिनिस्ट्रेशन में ये हेल्प करता है कि असेसिंग एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, स्पैन ऑफ कंट्रोल, कम्युनिकेशन, स्टाफिंग पैटर्न, wages, benefit, performance evaluation practices at and their effectiveness. In addition, developing new knowledge, defining the old knowledge, and regarding nursing administration phenomena. Developing and testing different administrative model to enhance the administration and employee and customer satisfaction. ठीक है, सो एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से चेंज किया जा सकता है, जो उसका डोमेन है, ठीक है, जो कॉन्टिन्यूस इन्वेस्टिगेशन है उनको हम चेंज कर सकते हैं कैसे, किस, क्योंकि अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अगर हम थोड़ा भी चेंज करेंगे तो हमारे वर्क पैटर्न में चेंज आएगा। तो जब हमारे वर्क पैटर्न में चेंज आएगा तो उससे जो सेटिस्फेक्शन होगा, हो सकता है कि नर्सेस की जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बढ़े, फिर इससे वो वर्क पैटर्न अच्छा होगा। और एडमिनिस्ट्रेशन अगर अच्छा होगा तो आप कहीं ना कहीं हेल्थ के उसमें बेनिफिट ला सकते हैं। ठीक है, एक डेवलप एंड टेस्टिंग डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल को डेवलप करना, टेस्ट करना टू एनहेंस स्विफ्ट एडमिनिस्ट्रेटर एम्प्लॉय एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जैसे कि सेटिस्फेक्शन यहाँ पे जो कस्टमर हमारे आ रहे हैं, जो हमारे पेशेंट आ रहे हैं, उनके सेटिस्फेक्शन लेवल तक हेल्थ फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड किया जा सकता है अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज लाएं। ठीक है, जैसे कि किसी, मान लीजिए किसी नर्सिंग होम में 6 पेशेंट के ऊपर आपने 16 पेशेंट को के ऊपर आपने 2 नर्सें दे रखी, लाइक 2 नर्स के ऊपर 16 पेशेंट दे रखे, तो यहाँ पर क्वालिटी ऑफ जो हेल्थ केयर प्रोवाइड है वो कम होगा। अगर आप यही एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज लाएं कि नहीं हम तो 5 पेशेंट पर 1 नर्स रखेंगे, तो यहाँ पर हेल्थ केयर इम्प्रूव होगा। तो इस तरीके से जब एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज आता है, वर्क पैटर्न में चेंज आएगा, वर्क का जो टाइम है उसमें चेंज आएगा, तो कहीं ना कहीं कस्टमर का सेटिस्फेक्शन और एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन दोनों होगा और उससे हेल्थ में बेनिफिट आएगा। नेक्स्ट इज रिसर्च इन हेल्थ सिस्टम एंड आउटकम ऑफ केयर। अब हेल्थ सिस्टम में किस तरीके से हेल्प कर सकता है रिसर्च, कि जो मॉडल्स होते हैं ना, डिफाइनिंग मॉडल ऑफ हेल्थ केयर, हेल्थ केयर के मॉडल को डिफाइन करना विच आर अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल टू पीपल लोकेटेड इन रिमोट एंड हिली एरिया। कुछ ऐसे मॉडल्स को हम डिफाइन करेंगे जो कि हमारे ऐसे लोग हैं जो हिली एरिया में रहते हैं, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, जहाँ तक हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं जा पा रही है, वहाँ तक हम पहुँचा पाएंगे। अगर हम रिसर्च करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कहाँ पर लैक ऑफ दी हेल्थ फैसिलिटीज़ है ना। डेवलप कोस्ट इफेक्टिव मॉडल्स, ऐसे मॉडल्स को प्रोवाइड करना जो कि रूरल एरिया के लोग भी उसको अपना पाएँ, खरीद पाएँ, मैनेज कर पाएँ। इफेक्टिव यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज एंड टर्शरी केयर सेंटर टू रिमोट एंड आउटरीच एरिया। जैसे कि पहले बताया, ऐसे एरिया जहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं सर्विसेज। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स इन रिसर्च। अब एक रिसर्च के स्कोप्स तो आपको पता चल गया, अब रिसर्च में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं ना, कि एक रिसर्च को करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फर्स्ट इज हैंडलिंग मल्टीपल वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि हमारी रिसर्च को वेरी करते हैं। कुछ आउटकम वेरिएबल्स होते हैं, एक्सटर्नल वेरिएबल्स होते हैं, उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। तो हैंडलिंग मल्टीपल वेरिएबल्स, जब आप एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को हैंडल करते हैं तो हो सकता है आपकी रिसर्च सही ना हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज डिफिकल्टी इन कंट्रोल एक्सटर्नल वेरिएबल, ये हो गया। मिनिमल पॉसिबिलिटी ऑफ लेबोरेटरी रिसर्च, ठीक है, अब क्योंकि लेबोरेटरी रिसर्च की इतनी ज़्यादा नहीं है, नहीं हम इतनी रिसर्चेस नहीं कर पाए, जब लेबोरेटरी टेस्ट नहीं करा पाते तो वहाँ पर रिसर्च नहीं हो पाएगी सही से। लैक ऑफ स्टैंडर्ड टूल्स, क्योंकि हमारे पास अभी इतने अच्छे टूल्स नहीं हैं। अगर आपके पास अच्छे टूल्स नहीं होंगे, आपको टूल्स की नॉलेज नहीं होगी कौन कौन से टूल्स से हम रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च नहीं हो पाएगी। मेजरिंग क्वालिटेटिव फिनोमिना थ्रू क्वांटिटेटिव मीन्स, ठीक है, मतलब कौन से तरीके से करनी है, क्वांटिटेटिव रिसर्च करनी है, क्वालिटेटिव रिसर्च करनी है, ये हम पढ़ेंगे। जबकि रिसर्च के टाइप, रिसर्च डिज़ाइन किस टाइप के होते हैं तब आप समझेंगे। वैसे तो अगर क्वांटिटेटिव फिनोमिना को मेजर कर रहे हैं, अगर आप क्वांटिटेटिव के थ्रू या क्वांटिटेटिव रिसर्च को क्वालिटेटिव समझ के आप करते जाएंगे एंड में एरर आ जाएगा, रिसर्च हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, अगर टीचर जो रिसर्चर है उसको इंटरेस्ट ही नहीं है उसके टॉपिक में तो भी रिसर्च नहीं हो पाएगी। एथिकल कंस्ट्रेंट है, अगर एथिकल कंस्ट्रेंट क्या होता है कि जब हम नर्सिंग में रिसर्च करते हैं और सोशल साइंस, तो हम क्या करते हैं, ह्यूमंस के साथ डील करते हैं। ठीक है, जब हम ह्यूमन के साथ डील करते हैं तो उनकी राइट्स, बहुत ह्यूमन के राइट होते हैं जिसको हमें सेव करना होता है, राइट के हिसाब से ही हम डील करेंगे। किसी का भी राइट आप नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते ना, तो वहाँ पर एथिकल इश्यूज आते हैं, तो एथिकल कंस्ट्रेंट्स आते हैं। नेक्स्ट इज लैक ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च एक्सपर्टीज, ठीक है,
एक्सपीरियंस नहीं होगा तो भी रिसर्च जो है अच्छी नहीं होगी। सो दीज आर दी प्रॉब्लम्स इन दी रिसर्च। एक तो हैंडलिंग आपका मल्टीपल वेरिएबल, जब आप एक से ज़्यादा वेरिएबल रिसर्च में यूज़ करेंगे तो भी रिसर्च नहीं होगी। अगर एक्सटर्नल वेरिएबल की कंट्रोल नहीं हो कर पाएंगे, एक्सटर्नल जो वेरिएबल्स होते हैं उन पर कंट्रोल नहीं हो पाता, तो भी रिसर्च जो है अच्छी नहीं हो पाएगी। ठीक है। सो दीज ऑल आर दी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रिसर्च, कि क्यों एक रिसर्च सही से नहीं हो पाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिसर्च का प्रॉब्लम और आपके स्कोप ऑफ दी नर्सिंग रिसर्च। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।